गंदा है, इतना गंदा है। 102 का वापस से भी 70 के आजू बाजू पहुंच गया। नेक्स्ट एचडीएफसी है ना, तो अभी एचडीएफसी स्ट्रगल कर रही है, तो आईडीएफसी हाउ कैन द बेटा डू वेल इफ पप्पा इज स्ट्रगलिंग? मैं तो एग्जिट ही लिया, तुम्हारी उम्र पे एंट्री एग्जिट नहीं होता, सिर्फ एंट्री होनी चाहिए और फिर होल्डिंग पीरियड होना चाहिए 50 साल का। क्या ये एंट्री एग्जिट खेल रहे हो? अगर तुम सर। कल मर जाने वाले हो, नहीं तुम तो अभी जियोगे 100 साल। सर तो भी 30% गेन एवेपोरेट होते हुए 80 साल देखते पे हैं ना। 80 जब हो ना, 80 का हो तो पूरा पोर्टफोलियो बेच देना। 80 तक सर, वही तो क्या बात है वो कि नहीं, वही तो नहीं अरे पता है। होंगे ना, और सर, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रही है। और सर देखो, 30% गेन जब आंखों के सामने इवेपोरेट होता है ना 6 महीने के पीरियड में, तो लगता है। अरे वो तो सिर्फ कागज पे इवेपोरेट हुआ है। 30% सर नींद कम हुई तेरी, कागज पे आया भी तो था तीन ना। 30% खाना कम हुआ, नहीं हुआ, ये तो सब कागजी है। मेरा क्या था जो कोई ले गया? सर होल्डिंग। गेज गेजिंग फंसा है इसलिए। अरे मेन बात तो वो है। मैं तो चाहता हूँ कि जब मेरे को बेचना हो तभी मार्केट पीक पे हो, बाकी मार्केट नीचे ही रहे। जब मेरा बेचने का दिन आए तभी पीक आए, तब तक लवड़ेदार है मार्केट। सर अभी थोड़ा थोड़ा एवरेज आप करना हो, एक दो ऐसे खरीदने हो अपने स्टॉक में, तो कर सकते हैं ये टाइम पे। अभी तो बेटा वन वे चलेगा थोड़ा टाइम मार्केट, 25,200 के आसपास तो वन वे चलेगा, कोई जियो पोलिटिकल इश्यू नहीं हुआ तो। तो खुले वहाँ से जब गिरे तब एवरेज करना, बाकी अभी तो अभी कॉल ऑप्शन लेने का ज़माना है, टाइम है। चलो सर मंथली ले लें, बात ही नहीं। मंथली ले लें। लेना हो तो फिर स्प्रेड लेना, स्प्रेड करना, स्ट्रैडल समझा? बनाओ। नहीं स्ट्रेडल नहीं, स्प्रेड, मतलब बुल कॉल स्प्रेड कर दे या ऐसा कर दे। 24,500 का कॉल लिया, बराबर, तो 25,000 का कॉल बेच देना, और वो सितंबर का करना है ऐसा, समझा? तो तेरा कैपिटल बहुत कम हो जाएगा, राइट? और मैक्सिमम तेरे को रिवॉर्ड टू रिस्क जो होगा ना वो 1:4 का हो जाएगा, राइट? तो उस तरीके से खेलना। जब प्रीमियम्स इतने ज़्यादा हो ना, तो हमेशा स्प्रेड से ही खेलने का। चलो पढ़ेंगे अब हम यस सर। रीडिंग नंबर 63, क्रेडिट एनालिसिस फॉर गवर्नमेंट इश्यूअर्स। Sovereign government debt. The ability of a sovereign debt issuer to service its debts come primarily from its ability to tax economic activity in its jurisdiction. ये लाइन हम कितनी बार पढ़े पिछले 4-5 सेशन में? हर एक बार, राइट? Assessing the credit risk of sovereign issuers require an analyst to evaluate the factors that provide for stable economic growth with low inflation. बराबर? क्रेडिट रिस्क कब बेस्ट होगा? जब इकोनॉमिक ग्रोथ स्टेबल होगी, इन्फ्लेशन सबसे कम होगा। दीज फैक्टर्स कैन जनरली बी स्प्लिट इनटू 5 क्वालिटेटिव फैक्टर्स एंड 3 क्वांटिटेटिव फैक्टर्स। तो जब भी गवर्नमेंट के बॉन्ड्स को एनालाइज करना हो तो 5 क्वालिटेटिव फैक्टर्स और 3 क्वांटिटेटिव फैक्टर्स पे फोकस करना चाहिए। सबसे पहला, एक बार मीटिंग और वो चेक कर लेता हूँ ऑनलाइन में, बराबर है? स्क्रीन शेयर किया है और ये भी मीटिंग भी बराबर है, चलो ठीक है। Institutional and policy factors address whether the government encourages political and economic stability. Economically, this means enforcement of basic legal protections and property rights, culture of debt repayment, transparency, consistency in data reporting, and policies that encourage business activities. ये सब हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ठीक है। Politically, this means a stable political system, peaceful coexistence with neighboring countries. बराबर? The willingness of government to repay debt is also important because bondholders usually have no legal recourse if government refuses to pay its debts. बराबर? क्या उखाड़ लोगे? Right? Because they have sovereign immunity. Fiscal flexibility factors relate to the government's ability to increase tax collection or decrease public spending to ensure debt service payments are made. बराबर? इंडिया में अभी ये फ्लेक्सिबिलिटी, फिजिकल फ्लेक्सिबिलिटी फैक्टर मस्त है, बहुत अच्छा है, राइट?
जो लोग दे रहे हैं उनसे उनसे उनको लूट रहे हैं, जो नहीं दे रहे हैं उनको कोई पड़ी नहीं है, वो ठीक है सब चल रहा है, लेकिन जो दे रहे हैं यू चार्ज इवन 45% टैक्स फ्रॉम दैट, तो दैट विल कम, राइट. Monetary effectiveness factors relate to ability of the central bank to vary the money supply and interest rates in a credible manner to encourage stable economic growth. अभी RBI भी ये काम बहुत अच्छा कर रही है अपना. Central bank that is dependent from the government is less likely to print money to service government debts, reducing the risk of high inflation and currency weakness. Right? So this is something which we are doing well at this point of time. Economic flexibility relates to growth trends, income per capita, diversity of sources for economic growth. बराबर, growth trends अच्छे हैं, right? Economic growth के income per capita तो अभी भी अपनी growing है, लेकिन we are far behind, right? And diversity of sources for economic growth, हम future में economic growth कहाँ से ला सकते हैं, वैसे कितने sources अपने पास available है. So probably we have lot of sources compared to other countries, right? External status factors relate to standing of the country's currency in international markets, right? Countries with reserve currencies, which are widely held as foreign exchange reserves at central banks across the world, have more ability to issue debt to foreign investors in their domestic currency and maintain larger deficits and higher level of debt. So we have decent forex reserve, right? Geopolitical risks related to internal conflict are also a consideration, right? अब 3 quantitative factors, तो उसमें fiscal strength, बराबर, is measured by low debt burden, debt to GDP and debt to revenue, तो उसमें तो हम काफ़ी अच्छे होंगे, and low interest to GDP and low interest to revenue ratios. मतलब 1 रुपए का टैक्स कलेक्शन के सामने ब्याज कितना, राइट? 1 रुपए की GDP के सामने ब्याज कितना, तो ये रेशियोज में भी हम काफ़ी कंफर्टेबल लेवल पे होंगे अभी, राइट? इसका मतलब ये नहीं कि ब्याज को बढ़ाते जाओ, राइट? इकोनॉमिक ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी इज मेजर्ड बाय हाई रियल GDP ग्रोथ, लार्ज रियल इकोनॉमी साइज, हाई पर कैपिटा GDP, लो वोलेटिलिटी ऑफ रियल GDP ग्रोथ. ठीक है, बेसिकली हाई रियल GDP एंड लो वोलेटिलिटी ऑफ रियल GDP, राइट? ये दोनों सही होना चाहिए, राइट? External stability is measured by high forex reserves to GDP, high forex reserves to external debt, right? अपना GDP सपोज 4 ट्रिलियन पे पहुंचा है, forex reserves है अपने 700 बिलियन, तो we have forex reserve to GDP of 17.5-18%, right? वो हाई है कि नहीं है परसेंटेज टर्म्स में अपने को, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है हाई है कि नहीं है, राइट? हाई forex reserve to external debt, एक सेकेंड ना, low long-term external debt to GDP and low near-term external debt relative to GDP. Foreign exchange reserves are usually built up by a country that exports more than its imports. If exports are concentrated in a specific commodity, sovereign credit risk becomes aligned with the price of that commodity. Non-sovereign government debt, तो agencies का debt. The quasi-government entities are established to carry out particular government-sponsored roles such as infra development and operation. Backed by law with implicit government support, credit ratings for agencies' debt issues are usually similar to the relevant sovereign debt. Government sector banks or financing institutions. These financial intermediaries are set up with specific government-sponsored mission, such as issuing green bonds to raise finance for projects designed to mitigate climate changes. Similar to agencies, implied government support means that the credit ratings are similar to sovereign entity. बराबर है? गवर्नमेंट सेक्टर के बैंक्स होंगे तो ओनर कौन है? गवर्नमेंट, तो उनका जो क्रेडिट रेटिंग होगा वो भी तगड़ा होगा. सुप्रा नेशनल इश्यूअर्स जैसे कि वर्ल्ड बैंक, और उनको तो कौन पूछने वाला, वोटों की दे तो कौन मगजमारी करेगा, वो ज़्यादातर देंगे भी नहीं, राइट? Established as World Bank and Development Bank of Latin America, are set up by group of sovereign governments to carry out projects with varied missions such as alleviating poverty or encouraging substantial economic growth. Credit rating for these issues depend on implicit support of the government and global development institutions that sponsor them.
regional governments. These include provinces, states and local governments, right? यहाँ पे municipal bonds होते हैं, right? US में. Most regional governments can be classified as general obligation bond or revenue bonds. General obligation bonds are unsecured, backed by full faith and credit of issuing non-sovereign government entity, which is to say they are supported by its taxing power. बराबर? मतलब श्रद्धा का विषय है, right? Geo bonds, right? Revenue bonds are issued by to finance special projects such as airport, tolls, railways, powers, etc. Bridge वो प्रोजेक्ट से रेवेन्यू आएगा, उससे काम निकल जाएगा. Unlike sovereign and regional governments cannot use monetary policy to service their debt and usually must balance their operating budgets. Municipal government's ability to service their general obligation debt depends ultimately on local economy. तो local tax collection किस तरीके का है? Revenue bonds often have high credit risk than geo bonds because the project is the only source of fund to service the debt. Project fail हो गया तो बम्बू लग जाएगी पैसों की. Analysis of revenue bonds uses techniques similar to those for analyzing corporate bonds with a focus on cash flows generated by the project and ability of the issuer to service their debt as measured by debt service coverage ratio. Chapter khatam. Tamam? तो स्टार्टिंग में डाउट હતો કે લો ઇન્ફ્લેશન લખ્યું છે તો એક સર્ટન લેવલ આપણે અચીવ કરવું પડે ને કારણ કે પછી ટેક્સ રેવન્યુ ક્યાંથી આવે એટલે એ તો છે જ, પણ હાઈ ઇન્ફ્લેશન, હાઈ ગ્રોથ એટ લો ઇન્ફ્લેશન એ બેનું કોમ્બિનેશન તારે કરવાનું છે. બરાબર? તું સિંગલ આઉટ કરીને પછી એચીવ ના કર કે મારે 2% ઇન્ફ્લેશન કરવું છે તો તું ગ્રોથની પત્તા ઠોકી નાખીશ. બરાબર? પણ મારે 5%નો જીડીપી બી રાખવો છે ને 2%નું ઇન્ફ્લેશન બી કરવું છે. તો એ કોમ્બિનેશન વાળું જે હોય એ તારા બોન્ડને વધારે સ્ટેબિલિટી આપે. બરાબર? $63 is already done and 64 मतलब वो भी छोटा ही है. तो क्या करें, 10 एक मिनट तो टाइम पास करें फिर शुरू करें? नहीं, शुरू करते हैं. अरे नहीं करेंगे नहीं बंद इसके बाद करेंगे. क्योंकि फ्लो ठीक है. है, फ्लो में. हाँ, ख़त्म कर देते हैं. क्रेडिट एनालिसिस फॉर कॉर्पोरेट इश्यूअर्स, राइट? तो उसमें भी तुम किसी कंपनी के बॉन्ड को भी जब भी एनालाइज करोगे तो देखोगे कि क्वालिटेटिव फैक्टर्स क्या है और क्वांटिटेटिव फैक्टर्स क्या है. बराबर? क्वालिटेटिव फैक्टर्स जो होंगे उसमें क्या देखोगे तुम देखोगे कंपनी का बिजनेस मॉडल कैसा है. बराबर? तो एक है ओला, जिसका मॉडल क्या है कि बर्न करो, नए नए डेवलपमेंट पे सॉलिड पैसा लगाओ, वो डेवलपमेंट होंगे तो जैकपॉट लग जाएगा. बराबर? और एक है एथर, राइट, जिसका मॉडल क्या है कि सस्ते में नहीं, मैं तो थोड़े प्रीमियम में ही बेचूंगा. बराबर? लेकिन मुझे पैसा तो चाहिए, मुझे प्रॉफिट तो चाहिए, भले मेरा मार्केट शेयर उस स्पेस पे ग्रो ना हो. बराबर? तो अब लोन देने वाला है, उसको देखना पड़ेगा कि मैं किसको लोन दूँ. अब लोन देने वाले को तो क्या है कि तुम ये नहीं कह सकते कि 3 साल के बाद EMI चालू करना. उसके लिए तो क्या है कि पैसा तो तुरंत आना शुरू हो जाना चाहिए. तो यू हैव टू लुक एट बिजनेस मॉडल्स कि जहाँ पे कैश फ्लोज जो है वो स्टेडी है, उन्हीं को लोन मिलेगा. राइट? जहाँ पे कैश फ्लोज अनप्रेडिक्टेबल है या स्टेडी नहीं है, वहाँ पे बॉन्ड या लोन में पैसा नहीं लगाना चाहिए. ठीक है? ओके. सेक्टर वाइज भी अनप्रेडिक्टेबल सेक्टर कौन से होंगे? अनप्रेडिक्टेबल सेक्टर्स होंगे कॉमोडिटी, राइट, लग्जरी प्रोडक्ट्स, राइट. ये सब कंपनीज के जब भी बॉन्ड आते हैं ना, तो लॉजिकली इनके बॉन्ड में पैसा नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि अगर इनके कैश फ्लोज गिर गए तो ये बॉन्ड को कैसे सर्विस करेंगे. राइट? जो स्टेडी कैश फ्लो जनरेटिंग चीज़ें हैं उन्हीं के बॉन्ड, उन्हीं के बिजनेस मॉडल ऐसे है कि जहाँ पे तुम्हें बॉन्ड के अंदर पैसा लगाना चाहिए. ये पहली बात हो गई. ठीक है? तो इसीलिए तुम देखो कि फाइनेंशियल कंपनीज वो बॉन्ड्स लेके आती है. राइट? सिंपल धंधा. राइट? जितना पैसा लाएगी उतना पैसा लैंड कर पाएगी, उतना पैसा और कमाने के लिए लगेगा. राइट? और उतने पैसे से आगे और काम होगा.
बराबर। तो इनके बॉन्ड्स जो होंगे उनके यील्ड्स उतने ज़्यादा नहीं होंगे, लेकिन इसके कंपैरिजन में अगर कोई ऐसी कोई कंपनी है कि जो बॉन्ड लेके आ रही है, ट्रांसपोर्ट वाली कंपनी है, ऐसी कोई कंपनी, तो उसको थोड़ा यील्ड ज़्यादा देना पड़ेगा। समझ रहे हो? तो बिजनेस मॉडल तुम्हारा प्रेडिक्टेबल कैश फ्लो वाला हो तो वो बॉन्ड के लिए बेस्ट होता है। समझ रहे हो? तो चलो, क्वालिटेटिव फैक्टर्स में सबसे पहला, कॉर्पोरेट इश्यूअर विद हाई क्रेडिट क्वालिटी विल हैव अ बिजनेस मॉडल विद स्टेबल एंड प्रेडिक्टेबल कैश फ्लोज। For long-term debt issues, a credit analyst should consider both existing business model and any long-term changes to it that the issuer will need to make to remain competitive. Changes in the business model will increase the business risk. सही है, बहुत important है। अब बहुत ऐसे कंपनीज हैं, राइट, जो तुमको है ना ये देखने का, किसी भी सेक्टर के अंदर ये जो चेंज इन मॉडल का या चेंज इन टेक्नोलॉजी का रिस्क जो है वो बहुत ज़्यादा कब होता है, जब तुम पिछले 10 साल के कंपैरिजन में करंट 10 साल में मार्केट लीडर्स को स्टडी करोगे ना, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि टॉप 5 लीडर्स 10 साल पहले कौन से थे और 10 अभी कौन से हैं, राइट। तो ये अगर तुम देखोगे ना तो तुमको पता चल जाएगा कि ये बिज़नेस के अंदर इतने ज़्यादा चेंजेस नहीं होते हैं, या ये बिज़नेस के अंदर उतना ज़्यादा चेंज वाला रिस्क नहीं है कि बिज़नेस मॉडल मुझे कंटिन्यूसली चेंज करते रहना पड़ेगा। लेकिन जब तुम किसी कॉन्ग्लोमरेट को एनालाइज कर रहे हो, समथिंग लाइक रिलायंस जो नए नए प्रोजेक्ट्स उठा रही है और पैसे लगा रही है, समथिंग लाइक अदानी, राइट, जो नए नए प्रोजेक्ट्स, रिस्की प्रोजेक्ट्स में एक प्रोजेक्ट सेटल हो गया, पोर्ट बोर्ड अच्छी तरीके से बन गया, तो उसके कैश फ्लो से फिर वो पैसे उठा के कोई और एक्विजिशन करेंगे जिसके अंदर प्लेज करके और पैसा उठाएंगे, राइट। तो वहाँ पे तुम ये प्रेडिक्शंस नहीं कर सकते हो, राइट। और ज़्यादातर क्या होता है कि कंज्यूमर बेस्ड जो कंपनीज होते हैं ना, उसके अंदर कैश फ्लोज बड़े प्रेडिक्टेबल होते हैं, राइट। कंपनी विच इज सेलिंग अ कुकर, और कंपनी विच इज सेलिंग शूज़, और कंपनी विच इज सेलिंग शैम्पू, और कंपनी विच इज सेलिंग टूथपेस्ट, राइट। तो ये सब के जो बिजनेस मॉडल होते हैं ना, वो बड़े सिंपल और नॉर्मल बिजनेस मॉडल होते हैं। दारू बेचने वाली कंपनी, सिगरेट बेचने वाली कंपनी, राइट। तो ये सब में क्या है कि ये सब के बॉन्ड आए ना, तो ये सब के बॉन्ड के अंदर तुम्हारे पैसे बहुत सेफ होंगे कंपेयर टू इंफ्रा कंपनी, कंपेयर टू कॉमोडिटी कंपनी, राइट। ये सब के जो पे आ रहे हैं उसके अंदर, बराबर है। हाँ, इंडस्ट्री कंपटीशन, ये भी एक बहुत ख़तरनाक चीज़ है, अच्छे अच्छे को सुला देती है। तुमको पता है एक तीन या चार डिटर्जेंट पाउडर्स है, राइट, जो इंडिया के मार्केट को के ऊपर राज कर रहे हैं, राइट। सस्ते में वो निरमा आता है, राइट। सबसे महंगा होगा सर्फ एक्सेल, राइट। और बीच के जो दो है वो है टाइड और एरियल, राइट। उसमें से एक जो है ना वो P&G वाला है, प्रॉक्टर एंड गैम्बल का है, मेरे हिसाब से टाइड है, मेरे हिसाब से, राइट। तो आज से 10-12 साल पहले, राइट, जब मार्केट में इंटेंस कंपटीशन था, बराबर, सडनली एक दिन P&G वालों ने 35% का प्राइस कट अनाउंस कर दिया था, 35% प्राइस कट इन टाइड, एक ही दिन में। और उसके कारण पूरी की पूरी इंडस्ट्री में जो उथल पाथल हुई थी, राइट, सब के सब सर्फ एक्सेल से लेके सबको अपने भाव काटने पड़े थे। और मतलब वो P&G ने किया, उसके बाद जो क्वार्टरली नंबर्स थे उन प्रोडक्ट्स के, और वो सब भी बेकार होने लगे थे, राइट। तो इंडस्ट्री के अंदर कंपटीशन कितना है, कंपटीशन को मेजर करने के लिए कितने प्लेयर्स है वो नहीं, सारे के सारे प्लेयर्स जो है वो कितने स्ट्रांग है, वो रियल कंपटीशन का मेजर है, बराबर। मैं ये कहूँगा कि रियल सेंस में मार्केट लीडर कौन होता है, जो 50% से मार्केट शेयर ओन करे, और जो सेकंड नंबर से 50% बढ़ाओ, 100% बढ़ाओ, राइट, वो रियल सेंस में मार्केट लीडर हुआ, राइट। तो कोलगेट और पेप्सोडेंट, राइट, पेप्सोडेंट के पास 20-25% का मार्केट शेयर है, कोलगेट के पास 50-55% का मार्केट शेयर है, तो वो उससे डबल मार्केट शेयर लेके बैठा हुआ है, राइट। और मार्केट का भी 50% उसके पास है, तो वो रियल सेंस में मार्केट लीडर हुआ, राइट।
So industry competition में you don't have to look at the number of players competing, number of the products. You have to look at the relative strength of the, you know, company which is basically operating. हाँ? આ બાજુથી આય. હા બોલ ભાઈ શું છે મજામાં? તું મને સેટરડે ફોન કર પેલા. કયો ટ્યુઝડે? હા એકવાર તારા પ્રમાણે બધું જોઈ લે પછી એકવાર ડિસ્કસ કરી લઈએ હે ને. બાકી મતલબ 10-15 મિનિટ જ થશે તમે ઓનલાઈન કોલ પર પણ ચાલે તમને જેમ ફાવે. તો પછી જો રક્ષાબંધનના દિવસે વચ્ચે ક્યારેક સેટ થાય તો કરી લઈશું. હા બસ 15-20 મિનિટ જલ્દી. ચાલ. Less intense competition is favorable for issuers' credit quality. As with business model, analysts need to consider any change in competitive landscape over the long term. Business risk. High credit quality issuers have low risk of unexpected deviations from expected revenue and margins. बराबर? जब भी स्कैनर चलाओ तो रेवेन्यू के ऊपर भी स्कैनर चलाओ, प्रॉफिट के ऊपर भी स्कैनर चलाओ कि स्टैंडर्ड डेविएशन रेवेन्यू में मिनिमम है, प्रॉफिट में मिनिमम है, राइट? तो क्या होगा? तो उस सिचुएशन में तुम्हें पता चल जाएगा कि कंपनी की रिस्क किस तरीके की है. समझ रहे हो? बिजनेस रिस्क कैन ओरिजिनेट फ्रॉम issuer specific, industry specific or external sources. Corporate governance. An issuer with high credit quality should have sufficient processes in place related to fair and legal treatment of debt holders. Specific concerns include debt covenants and accounting policies. Covenants. For unsecured investment grade issuers, it is likely that covenants are primarily affirmative, related to compliance with rules and laws, maintenance of company assets, and paying taxes. Analysts must assess the potential for management to issue additional debt that would dilute the claims of existing debt holders. High yield issuers are likely to have negative covenants, restricting the issuer's ability to pay dividend and issue further debt. कोवेनेंट जितने स्ट्रांग होंगे उतना ज़्यादा प्रोटेक्शन किसका होगा? जो भी बॉन्ड इन्वेस्टर है उसका. वरुण एक बार खींचो ऊपर से. एक सेकंड में बोल. અને આ પેલી ચાર્જિંગ ને સ્વિચ भी बंद कर दे. Okay. Here analyst needs to assess the past actions of management for evidence of preferential treatment of equity investor over debt investors, particularly if this led to credit rating downgrades. Accounting policies. While evidence of fraud is an obvious concern, the use of aggressive accounting policies that accelerate revenue recognition, significant use of off-balance sheet financing, a high preference for capitalizing spending rather than immediate expensing, and frequent changing auditors or CFO are also worrying signs. ठीक है? जब भी गड़बड़ हो, कोई बड़ा आदमी निकल जाए तो समझ लेना कि गड़बड़ पक्की है, राइट? कोई ऑडिटर छोड़ के चला जाए और ज़्यादा कुछ अच्छा कुछ बोले नहीं, कोई ज़्यादा एक्सप्रेशन ना दे तो समझ लेना कि गड़बड़ है, राइट? तो उस सिचुएशन में बेस्ट क्या है कि जितना भी लॉस है वो लेके निकल जाओ. प्रॉफिट में हो तो फिर भगवान की दया है तुम पे, राइट? कि बच गए, राइट? बाकी निकल जाओ एक बार, राइट? क्वांटिटेटिव फैक्टर्स. अब क्वांटिटेटिव फैक्टर्स में सारे के सारे रेशियोज आएंगे, राइट?
अकाउंट्स पढ़े हो ना कॉलेज में, रेशियोज पढ़े हो, इंटरेस्ट कवरेज, राइट, डेट सर्विस कवरेज, राइट, ये सारे रेशियोज जो होते हैं ना वो कैलकुलेट होंगे, राइट. Quantitative modeling of future performance of corporate issuer involves estimating future financial statements and cash flows to identify key factors driving their profitability of default and loss given default, and how these are likely to change over the economic cycle. While investors in unsecured investment grade debt are likely to be primarily concerned about the probability of default increasing, investors in secured high yield debt are also concerned about loss given default due to higher probability of default for high yield debt. Quantitative analysis can be performed on a top down or bottom up basis. Top down inputs relate to macroeconomic cycle, size of industry, potential market share, event risk related to the shocks. Bottom up inputs relate to company specific factors like revenue, cost, balance sheet, assets, liabilities and future cash flows. Hybrid approach considers both top down and bottom up factors. All else equal, companies are deemed to be higher credit quality if it has strong operating profits and recurring revenues, low level of leverage, less reliance on debt in capital structure, high coverage of debt service payments with periodic income, high level of liquidity to meet short-term debt payments. सही है, लिक्विडिटी हाई हो, डेट कवरेज हाई हो, लीवरेज कम हो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट अच्छे हो, राइट. तो इससे ज़्यादा क्या चाहिए तुम्हें कंपनी में, राइट. तो तुम्हें 4 कंपनी अलग अलग चाहिए. एक ही कंपनी में चारों चीज़ें मिलेगी तो वो बहुत रेयर हो जाएगा, क्योंकि उसका भाव ऑलरेडी आसमान पे होगा, राइट. सो दिस इज द थिंग. My daddy is calling, just give me 1 minute. प्रश्न कुछ खाने से रिलेटेड ही होगा, लेकिन जरूरी है. हाँ थोड़ी कर વાર છે. ના ના છા મૂકવાની જતા રહી. वहाँ पे भी बैठते हैं. ओके. आज एक्चुअली कल परसों क्या है कि परसों रक्षाबंधन है, तो रक्षाबंधन में तो मतलब क्या होता है कि खाने पीने का वो कोई कंट्रोल रहता नहीं है, राइट. और उसमें भी जितनी बहनें उतने स्वीट के पैकेट्स, जितने लोग राखी बांधेंगे उतना खिलाएंगे, और मैं हूँ शुगर वाला, राइट. तो फिर भी मैं कंट्रोल नहीं करता, मतलब मैं तो ठीक है चल जाती. मतलब मेरा तो वीक में 6.5 दिन चीट डे होते हैं, आधा दिन ही कभी नॉर्मल. तो फिर मैंने आज सोचा कि मैं कुछ आज अच्छा करता हूँ, तो मैंने खाने में सिर्फ फ्रूट्स खाए, एप्पल खाया, पेयर खाया, और मतलब फिर आज मैं कोई इंस्टाग्राम की रील, अरे फिर सुनो तो सही, मैं आज कोई इंस्टाग्राम की रील देख रहा था, तो उसमें एक लेडी ने बोला कि शुगर वाले सिर्फ 10 ही फ्रूट्स खा सकते हैं, राइट. हाँ एक, हाँ 10, तो उसमें साला पपैया भी मना है, और मैं तो पपैया जब खाता हूँ तो मैं तो मतलब आधा किलो पपैया तो मिनिमम खा लेता हूँ. तो आधे किलो पपैया पे ये सब खाया मैंने, तो मैं तो साला मेरी माय होल लाइफ वाज अ लाइफ. बोले तो मैंने कहा वो कहाँ है इसमें. मैंने सोचा कि साला इससे भी, पपैया से भी शुगर बढ़े. वो उसने वही बोला कि पपैया खा के तुम मेजर करो कि शुगर कितना स्पाइक होता है. अब मैं तो क्या रात को पपैया खाता हूँ, फिर सो जाता हूँ, तो स्पाइक होगा तो भी पता नहीं चलेगा. इस बार सैटरडे था, मार्केट चालू नहीं है, पपैया खाया, फिर से सो गया. स्पाइक होता है नहीं होता है समझ में नहीं आता. वो बोली कि हो जाता है तुम्हारा, आके नींद आ जाती है. लाइफ खराब हो गई मेरी. और उसने तो ऐसे ऐसे ऑप्शंस दिया ना जिसमें से आधे तो मिडिल क्लास वाले अफोर्ड नहीं कर सकते. बराबर के तुमको
ब्लूबेरीज खाओ ने ये सब खाओ, साला वो सब खाएंगे तो वैसे ही मतलब 400 रुपए किलो, 450 रुपए किलो वाला फ्रूट कौन खाता है बे? वही बोला ना सर, शुगर कम करने बीपी बढ़ा है, उससे तो अच्छा शुगर बढ़ा लेते हैं। मुझे तो 200 रुपए किलो वाला सेब भी महंगे लगते हैं, मैंने तो 50 रुपए में सेब बाय किए हुए हैं, राइट? तो ठीक है फिर भी सबसे अच्छा होता है केला, 5 रुपए का एक, राइट? लेकिन वो शुगर वाले खा नहीं सकते। मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है चीकू, राइट? वो शुगर वाले खा नहीं सकते। ग्रेप्स, मैं जब डाइटिंग कर रहा था, मतलब मेरे को एक टाइम लाइफ में मेरे को ऐसा था कि लुक्स भी लाइफ में मैटर करते हैं, राइट? तो मैं तब 105 किलो का था, तो मैंने डाइट करके वेट को 80 किलो तक रिड्यूस किया था। तो तब जो डाइटिशियन थी उसने बोला था कि डाइटिंग करना है तो ग्रेप्स तो बिल्कुल हाथ ही नहीं लगाने उसमें, 5 ग्रेप्स से ज़्यादा खाने के ही नहीं। अब ग्रेप्स होती कितनी छोटी है, वो तो दाल में रह जाता होगा। आपने तो 5 झुमका कह लिए क्या? हाँ लाओ छोटा छोटा, मतलब ठीक है। क्योंकि और ये मेरा लाइफ का वो फेज था जब मैं पिज़्ज़ा वीज़ा खाने जाता था, राइट? तो मैं 12-13 पिज़्ज़ा खा लेता था, वो 12-13 पीसेस खा लेता था, तब मैंने डाइटिंग चालू किया था। अभी तो क्या है कि थोड़ा बूढ़ापा आ गया और अभी थोड़ा कंट्रोल भी करता हूँ, तो 7-8 पीस में चला लेता हूँ लेकिन फिर भी मतलब 5-10 ठीक है और नट्स तो बोले खाने के ही नहीं। और फिर मैंने रुजुता दिवेकर की किताब पढ़ी, राइट? तो वो बोलती है कि नट्स खाओ, मुट्ठी भर के नट्स खाओ, लेकिन सुबह 12 बजे तक खा लो। जो भी सुबह स्वीट खाना है, केक वेक खानी है, सुबह खा लो। तो फिर साले कॉन्ट्राडिक्शंस हो रहे हैं। फिर मैंने सोचा छोड़ो ये सब, ठीक है खाते हैं, वही खा लेते हैं। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, 4 की जगह 6 लोग चाहिए होंगे। अपने को अपना तो प्रॉब्लम नहीं है, इट इज नॉट अवर प्रॉब्लम। अब मैं 6 के स्टेज पे तो पहुंच गया, अब 6 के 8 चाहिए होंगे, इट इज नॉट माई प्रॉब्लम। चलो फुल मतलब जॉइंट फैमिली में रहते हो तो मतलब ठीक है, चल जाता है, मतलब होते हैं सब कंट्रीब्यूट करेंगे और तो क्या है। तो मतलब मेरे तो क्या है कि वो सब मेरे कजिन के लड़के वो सब अट्टे कट्टे तगड़े हैं, चल जाएगा सब। 64B, credit analysts calculate ratios to assess the credit worthiness of a company, to find trends over time and to compare companies to industry averages and peers. Common ratios relate to profitability, coverage and leverage. बराबर? Profitability ratios, GP ratio, NP ratio, ROA, ROE. Coverage ratios, EBIT coverage, right? Interest coverage, debt coverage, leverage, debt to equity, financial leverage, asset to equity, ये सारे. EBITDA. EBITDA is a commonly used measure that is calculated as operating income plus depreciation and amortization. A drawback to using this measure for credit analysis is that it does not adjust for capital expenditure and changes in working capital, which are necessary uses of funds for going concern. Cash needed for these uses is not available for debt holders. सही है? CFO is the net cash paid or received in the continuing operation of the business. It is calculated as net income plus non-cash charges minus increase in working capital. एक चीज कवर की। हाँ ठीक है, NI plus NCC minus WC INV. It is disclosed by companies in cash flow statements. FFO, funds from operations, right? So FFO is net income from continuing operations plus depre amortization, deferred taxes and non-cash items. It is similar to FFO except FFO excludes changes in working capital. FCF, it is a CFO minus fixed asset expenditure plus interest into 1 minus T. ये सारी चीजें डिटेल में तुम पढ़ोगे FRA में. It represents discretionary cash flow of a company because it could be paid to
providers of financing after all the obligation of the company have been met. And RCF, retained cash flow, is operating cash flow minus dividends. Analyst may define operating cash flow as CFO, FFO or any other preferred measure. ठीक है, तो प्रॉफिटेबिलिटी का ये अलग. अब ये देख लो रेशियोज. ईबिट मार्जिन तो ईबिट अपॉन रेवेन्यू, कवरेज रेशियो तो ईबिट अपॉन इंटरेस्ट, तो उसको हम इंटरेस्ट कवरेज बोलते हैं. हायर द बेटर. लीवरेज में डेट टू ईबिटा, लोअर द बेटर, डेट जितना कम हो उतना बेटर. और दूसरा एक लीवरेज रेशियो है RCF टू नेट डेट, राइट. हाँ, सो RCF इज योर रिटेन्ड कैश फ्लोज अपॉन डेट माइनस कैश एंड मार्केटेबल सिक्योरिटीज. ये एक नया रेशियो है जो FRA में डिस्कस नहीं किया ये लोगों ने, बराबर. तो देख लो एग्जांपल, यॉर्क और जेल, बराबर. रेवेन्यू दिए हुए है, डेप्री एंड अमाउंट दिया हुआ है, ईबिट दिया हुआ है, CFO दिया हुआ है, इंटरेस्ट दिया हुआ है. टोटल डेट, कैश एंड मार्केटेबल सिक्योरिटीज और डिविडेंड्स दिए हुए हैं, बराबर. तो ईबिट मार्जिन तो ईबिट अपॉन रेवेन्यू हो जाएगा, इजी, दोनों डायरेक्ट दिए हुए हैं. कवरेज रेशियो में ईबिट अपॉन इंटरेस्ट वाला भी डायरेक्टली दिया हुआ है. यस, सही है. एक बार हाथ कर दो. फिर लीवरेज रेशियोज में डेट टू इबिटडा, डेट अपॉन इबिटडा, तो ईबिट प्लस डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन करोगे तो इबिटडा मिल जाएगा, राइट. सो इबिटडा के लिए ईबिट प्लस डेप्रिसिएशन करना पड़ेगा और डेट तुम्हारे पास ऑलरेडी है, राइट. और RCF निकालने के लिए तुम क्या करोगे, कैश फ्लो में से डिविडेंड माइनस कर दोगे, कैश फ्लो माइनस डिविडेंड, राइट. तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, RCF मिल जाएगा. सो RCF की फॉर्मूला लिख दो, CFO माइनस डिविडेंड्स. बस रेशियोज को कंपेयर करो, जिसका ज़्यादा है वो बेटर है, डेट इबिटडा जिसका कम है वो बेटर है, उसको लोन दे देना. ठीक है. 64C, each different type of bond of a particular issue is ranked according to priority of claims in the event of default. एक सेक्शन. Each different type of bond of a particular issuer is ranked according to priority of claims in the event of default. A bond's position in the priority of claims to the issuer's assets and cash flows is referred to as its seniority ranking. Debt can be either secured debt or unsecured debt. Secured debt is backed by collateral, which can be sold to recover funds for bond investors in the event of default by the issuer. Unsecured debt represents a general claim to the issuer's assets and cash flows. Secured debt has a high priority of claims than unsecured debt. हमको पता नहीं था, right? It can further be distinguished as, हाँ ये नया है, first lien where a specific asset is pledged, first mortgage where a specific property is pledged,
senior secured where second lien or junior secured debt. Unsecured debt is further divided into senior, junior and subordinated. The higher rank of unsecured debt is senior unsecured. Subordinated debt ranks below the other unsecured debt. बराबर. तो इस तरीके से पैसे दिए जाएंगे. फर्स्ट लियन, फिर सीनियर सिक्योर्ड को, फिर जूनियर सिक्योर्ड को, फिर सीनियर अनसिक्योर्ड को, फिर सीनियर सबऑर्डिनेटेड, सबऑर्डिनेटेड और जूनियर सबऑर्डिनेटेड. बराबर. हाँ बस वही. All debts within the category is said to rank pari passu. बराबर. All senior secured debt holders, for example, are treated alike in corporate bankruptcy. Any senior secured claims that are not met by the value of collateral upon which they are secured will automatically rank pari passu with senior unsecured claims in the bankruptcy process. बराबर. मेरे कैटेगरी में आधे में पैसे खत्म हो गए या आधे में रिसोर्स अभी खत्म हो गए हैं, राइट, या प्रॉपर्टी की वैल्यू के हिसाब से आधा पैसा ही मिला. अब बाकी का जो आधा पैसा बाकी है वो फिर नीचे वाले कैटेगरी के साथ पैरी पासू हो जाएगा. समझ रहे हो ना. रिकवरी रेट्स आर हाईएस्ट फॉर डेट विद हाईएस्ट प्रायोरिटी ऑफ क्लेम्स एंड डिक्रीज विद ईच कैटेगरी ऑफ सीनियरिटी. द लोअर द सिक्योरिटी रैंकिंग द हायर इज इट्स क्रेडिट रिस्क. In a default or reorganization, senior leaders have claims on the assets before junior lenders and equity holders. A strict priority of claims, however, is not always applied in practice. Although in theory, the priority of claims is absolute in many cases. Low priority debt holders may get paid even if senior debt holders are not paid in full in order to accelerate the bankruptcy process. बराबर. Bankruptcies can be costly and take a long time to settle, during which the value of company's assets could deteriorate due to loss of customers, key employees and legal expense mounting. Credit rating agencies rate both the issuer and the debt issues or the bond themselves. Issuer credit rating are called corporate family ratings and are typically based on their senior unsecured debt, while issue specific ratings are corporate credit ratings, right? सो इश्यूअर के क्रेडिट रेटिंग्स होंगे उसको क्या बोलते हैं, CFR, राइट, और विच आर टिपिकली बेस्ड ऑन सीनियर अनसिक्योर्ड डेट, वाइल इश्यू स्पेसिफिक रेटिंग को बोलते हैं CCR. हाँ. द रेटिंग ऑफ फर्म्स इंडिविजुअल बॉन्ड्स कैन डिफर फ्रॉम इट्स कॉर्पोरेट रेटिंग. सीनियरिटी एंड कोवेनेंट्स ऑफ एन इंडिविजुअल बॉन्ड इश्यू आर द प्राइमरी डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन एन इश्यूअर्स रेटिंग एंड रेटिंग ऑफ इट्स इंडिविजुअल बॉन्ड इश्यू. The assignment of individual issue ratings that are higher or lower than that of issuer is referred to as notching. बराबर. कंपनी को AAA रेटिंग लेकिन बॉन्ड को AA रेटिंग, तो इसको क्या बोला जाता है, नॉचिंग. Another example of a factor that rating agency consider when notching an issue is structural subordination. In a holding company structure, both the parent and subsidiary may have outstanding debt. Subsidiary debt covenants may restrict the transfer of cash or assets upstream to the parent before the subsidiary's debt is serviced. In such a case, even though the parent company's bonds are not junior to the subsidiary's bond, the subsidiary have a priority claim to the subsidiary's cash flows. Thus, the parent company bonds are effectively subordinated to the subsidiary's bonds with respect to the subsidiary's cash flows. सही है. So holding company होगी तो होल्डिंग कंपनी के पास तो कैश फ्लो, वो लोग पैसे पास ऑन करेंगे तभी आएंगे. तो नीचे वाली कंपनी जब तक अपने लोगों को पैसे डेट सर्विस नहीं करती है तब तक ऊपर वालों को डेट सर्विस नहीं होगा, ऐसा होगा. तो ऊपर वाले कंपनी के जो बॉन्ड होल्डर्स होंगे वो तो सबऑर्डिनेटेड बॉन्ड ही गिने जाएंगे. समझे. नॉचिंग इज लेस कॉमन फॉर हाईली रेटेड इशूअर्स देन फ्रॉम लो रेटेड इशूअर्स. बराबर. क्योंकि डेयरिंग नहीं होता है. टाटा वाला आया तो AAA देना है तो देना है, उसको ये नहीं कह सकते कि सर ये कंपनी को AA देंगे. वो बोलेगा ठीक है चल निकल तू, ठीक है. For firms with high overall credit ratings, difference in expected recovery rates among a firm's individual bonds are less important, so their bonds might not be notched up at all. For firms with high probability of default, difference in expected recovery rates among a firm's bonds are more significant. For this reason, notching is more likely to be an issue for
कंपनीज विथ लो क्रेडिट वर्दीनेस. सही है. एंड इवन आई हैव कंप्लीटेड 2 चैप्टर्स टुडे. मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मैंने की है आज, और हम आज इतना ही करेंगे. आज हम यहाँ पे ही रोकेंगे क्योंकि अभी छुट्टी का माहौल है.